हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम आज बिहार दरोगा के 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा तिथि 23 अप्रैल 2008 को पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न कर रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसीलिए सही सही उत्तर प्रश्न पे क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन से पूछ रहा है 3 नंबर कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति दोस्तों कौन हो जाएगा, तो अभी हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी। कौन हो जाएगा दोस्तों, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत 25 जुलाई को दोस्तों, तो 25 जुलाई 2022 को 25 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 4 नंबर कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दीपक कपूर, ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 5 नंबर कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगला क्वेश्चन आपसे 5 नंबर क्या पूछ रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों बालकृष्ण, बालकृष्ण एल बालकृष्ण। उस समय का दोस्तों वो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों पूछे वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन हो जाएगा दोस्तों, धनंजय। क्या हो जाएगा दोस्तों, धनंजय यशवंत। क्या हो जाएगा दोस्तों, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। धनंजय यशवंत चंद्र। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, कब दोस्तों, तो 50वें चीफ ऑफ जस्टिस के रूप में क्या कर दिया था, अपना पद ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 6 नंबर कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता था, तो याद रखिएगा दोस्तों संबंधित राज्य के विधानसभा के, किसके दोस्तों, संबंधित राज्य के विधानसभा के प्रति राज्य मंत्री परिषद प्रति से उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 7 नंबर, क्या पूछ रहा है 7 नंबर कि बिहार में पूर्ण सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ। किसके साथ दोस्तों, तातिया कंस्ट्रक्शन के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 8 नंबर कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो याद रखिएगा पूर्णिया जिला। कौन है दोस्तों, पूर्णिया। वहीं भारत में पूछे क्या दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला अगर जिला राज्य पूछे, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य पूछे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम वेस्ट बंगाल। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र का नेतृत्व प्रदान किया था। तो कहाँ का किया था, आरा का। कहाँ का किया था दोस्तों, आरा का। अब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई दोस्तों, तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को। कब हुआ था दोस्तों, 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो उस समय का दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था। उस समय का किसका दोस्तों, करंट का क्वेश्चन था। तो उस समय दोस्तों वर्तमान में जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, वही दोस्तों विजिटर थे। लेकिन वर्तमान में कौन हो जाएंगे, वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में उसका द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी। कौन हो जाएगा दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 60% पर। कितने, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो भारत के महान्यायवादी को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और इनके प्रसाद पर्यटन में दोस्तों भारत का महान्यायवादी अपने पद को ग्रहण करता है। यही कारण है कि दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को उनके पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 13 नंबर कि बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो बिहार में कितना दोस्तों, तो 47.53%। कितना दोस्तों, ऑप्शन संख्या सी 47.53%। वहीं पूछे दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार 2011 की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर अगर पूछे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 61.8%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 61.8%। वही दोस्तों पुरुष मेल का, इसकी बात करें दोस्तों मेल का साक्षरता दर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मेल का हो जाएगा आपको दोस्तों 71.20%। जबकि फीमेल का हो जाएगा आपको दोस्तों 51%। कितना हो जाएगा, 51.5% साक्षरता दर। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सभी 2011 के जनगणना के अनुसार है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 14 नंबर 14 नंबर पूछ रहा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हॉकी से। किस खेल से दोस्तों, हॉकी से।
ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है दोस्तों? हॉकी से। इनका जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 29 अगस्त को। कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, 29 अगस्त 1905 को। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज में हुआ था दोस्तों 29 अगस्त को ही दोस्तों। यही कारण है कि दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। क्या था दोस्तों? फरीद। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 16 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों याद रहेगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को। कब दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो इसका सही उत्तर अपना क्या सी हो जाएगा? 1885। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? व्यापकता के सिद्धांत यानी व्यापकता का सिद्धांत का मतलब दोस्तों यहाँ पे हड़प नीति। क्या दोस्तों? हड़प नीति। क्या दोस्तों? हड़प नीति। हड़प नीति से संबंधित कौन रहा है? याद रखिए दोस्तों, हड़प नीति से कौन संबंधित रहा है? इसका सही उत्तर अपना सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डलहौजी। हड़प नीति का मतलब होता है दोस्तों कि उस समय वे रियासतें जिनका राजा निसंतान स्थिति में मर जाता था उन्हें अपना उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार नहीं था। इस नीति के तहत सबसे पहले दोस्तों 1848 में, कब दोस्तों? 1848 में सतारा को, किसको दोस्तों? सतारा को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 18 नंबर कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसको याद रखिए दोस्तों, कैनिंग था। कौन था दोस्तों? कैनिंग था। कैनिंग का शासनकाल की बात करो तो इसका शासनकाल दोस्तों 1856 से लेकर के 1862 तक था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, फुटबॉल और हॉकी दोनों से। किससे दोस्तों? फुटबॉल और हॉकी दोनों से। इसलिए इसका सही उत्तर उसमें क्या डी हो जाएगा? बी और सी दोनों। अगला अगला क्वेश्चन आपसे 20 नंबर पूछ रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्ता। कौन था दोस्तों? कुमार गुप्त। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सातवीं याद रखिएगा दोस्तों, 7वीं शताब्दी में। कब दोस्तों? तो 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंग संग दोस्तों यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आया था। कहाँ दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कौन आया था दोस्तों? तो हेंग संग आया था। वेम वेम सांग आया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 21 नंबर कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर किसकी राजधानी थी दोस्तों? मीर कासिम की। किसकी राजधानी थी दोस्तों? मीर कासिम की। मीर कासिम के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, इसका शासनकाल 1760 से कब तक था? 1760 से 1763 तक। दोस्तों याद रखिएगा कि अलवर्दी खां के बाद, क्या दोस्तों? अलवर्दी खां के बाद बंगाल का यह दूसरा योग्य शासक कौन था? तो मीर कासिम था। इसी के मीर कासिम था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 22 नंबर की, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था दोस्तों? तो कजरी देवी था। क्या था दोस्तों? कजरी देवी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 23 नंबर कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पूर्णिया में हुआ था। बिहार के कहाँ में हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। इनकी प्रसिद्ध कृतियां, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कृतियां में दोस्तों याद रखिएगा, मैला आंचल। क्या दोस्तों? मैला आंचल। मैला आंचल। और दोस्तों कितने चौराहे। क्या दोस्तों? कितने चौराहे। चौराहे। दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखी गई दोस्तों पंच लाइट भी। क्या लिखी गई दोस्तों? पंच लाइट। पंच लाइट। मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कृतियां जिनको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फेस भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। फेस भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि काम यानी पुस्तक के रचयिता कौन है? काम यानी पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न कर रहा है। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि काम यानी पुस्तक के रचयिता कौन था दोस्तों? काम यानी पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएगा दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या ए, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 25 नंबर की, अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा था? अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा था दोस्तों? तो याद रखिएगा, कौटिल्य। किसने दोस्तों? कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त। क्या नाम था दोस्तों? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको 26 नंबर कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया था? याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? तो 8 अप्रैल को। कब दोस्तों? 8 अप्रैल 1929 को नेशनल असेंबली में इन्होंने बैंक बम फेंका था। क्या दोस्तों? 1929 में नेशनल असेंबली में बम फेंका था। और उसी समय दोस्तों इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 27 नंबर कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बक्सर का युद्ध। सबसे पहले दोस्तों बक्सर के युद्ध की बात करें। बक्सर के युद्ध की ये हुआ कब था? याद रखिएगा, 22 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर
1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों अवध का नवाब दोस्तों सुजाउद्दौला, अवध का नवाब दोस्तों एक तरफ था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। आखिरी में जीत किसको हुई थी? तो अंग्रेजों को हुई थी, यानी कि हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 28 नंबर, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो याद रखिए दोस्तों, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। कौन कौन से दोस्तों? तो भागल एक में आता है दोस्तों आपको भागलपुर। कौन आता है दोस्तों? भागलपुर आता है, भागलपुर। दूसरे प्रमंडल की बात करें तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन? वो आपका हो जाएगा मुंगेर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंगेर। फिर बात करें तीसरे का तो हो जाएगा तिरहुत। क्या हो जाएगा दोस्तों? तिर तिरहुत। चौथे की बात करें, चौथे में याद रखिएगा दोस्तों सारण। क्या याद रखिएगा? सारण। पांचवा में आप याद रखिएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा दरभंगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दरभंगा। छठे की बात करें तो छठा में आपका हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। सातवां की बात करें तो वो हो जाएगा आपका कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी। आठवां की बात करें तो आठवां में आपका हो जाएगा दोस्तों मगध। क्या हो जाएगा? मगध। और नौवा हो जाएगा आपका दोस्तों, नौवा हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा? तो भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और पूर्णिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 8,28,78,796। कितना है दोस्तों? 8,28,78,796। वहीं 2011, क्या बात करें दोस्तों, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कितना? तो 10,40,00,000। कितना दोस्तों? 10,40,99,452। कितना हो जाएगा? 10,40,99,452। सब सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका दोस्तों कौन हो जाएगा? पटना। और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सॉरी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? पटना। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 30 नंबर की, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा कथक नृत्य से। किससे हो जाएगा दोस्तों? कथक नृत्य से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 31 नंबर की, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 3 फरवरी को। कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कब हुई थी? तो 468 BC में, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। जब इनके जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ था? तो 540 BC तक, 540 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम कहाँ पर था दोस्तों? वैशाली। आप ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 33 नंबर कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है दोस्तों? तो लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल में। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 34 नंबर कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का कौन सा राज्य है दोस्तों? तो याद रखिएगा 29वां राज्य है। कौन सा दोस्तों? तो 29वां राज्य झारखंड देश का 29वां राज्य है। इसके गठन की बात करें, इसका गठन का तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका गठन हुआ था 15 नवंबर को। कब हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर सन 2000 को। बिहार से अलग राज्य। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 35 नंबर की, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40 है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 36 नंबर। अगला प्रश्न 36 नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 37 नंबर कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हर्यक वंश का था। किस वंश का था दोस्तों? हर्यक वंश का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था दोस्तों? चंपारण में। कब किया था? तो 1917 में। किसके विरुद्ध में किया था? तो तीन कठिया प्रणाली। किसके विरुद्ध में दोस्तों? तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में। तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत से बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? ये दोस्तों उस समय का करंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? करंट का। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इजराइल। 40 नंबर कह रहा है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है दोस्तों? अफगानिस्तान है। सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सार्क की स्थापना, सार्क की स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 8 दिसंबर को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। सार्क का दोस्तों फुल फॉर्म कौन है, क्या होता है? इसका पहले मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में है। कहाँ?
काठमांडू, मांडू नेपाल में। कहाँ दोस्तों? काठमांडू नेपाल में। और इसका फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन, क्या होता है दोस्तों? साउथ एशियन, एशियन क्या होता है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन, CIATIO, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, RENAL कॉर्पोरेशन। क्या होता है दोस्तों? COOPORATIO, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इस साल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1939 को हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 की क्या हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका सबसे नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो अफगानिस्तान बना है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं 41 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। कहाँ? तो USA में। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। UNO की स्थापना की बात करें, यूएनए की स्थापना कब हुई थी? यूएनए की स्थापना याद रखिएगा दोस्तों। UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को। कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर, 24 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब वर्तमान में दोस्तों इसमें से 193 देश है। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो 193 देश। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का है कि शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को अंग्रेजों ने कैद किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। सही उत्तर क्या सी हो जाएगा? 42 नंबर प्रश्न का 43 नंबर कि महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तब महात्मा गांधी दोस्तों 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में, 1924 के बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल के विभाजन 1905 में हुआ था। और उसमें वायसराय कौन था दोस्तों? बंगाल के विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। और वायसराय कौन था? तो कर्जन था। कौन था दोस्तों? कर्जन था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 45 नंबर कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 46 नंबर कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए ऑप्शन संख्या सी 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है 47 नंबर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था दोस्तों पटियाला पंजाब में है। कहाँ दोस्तों? पटियाला पंजाब में। इसका सही ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं 48 नंबर कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा का दोस्तों नाम किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो जसपाल राणा का नाम दोस्तों आपका सही उत्तर ऑप्शन क्या बी हो जाएगा? निशानेबाजी से। किसका हो जाएगा? निशानेबाजी से। अगला प्रश्न कर रहा है 49 नंबर कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज जो किस वंश से थे? परमार वंश से थे। किस ऑप्शन क्या बी? परमार वंश से थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन का है 51 नंबर कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग दोस्तों 10 मई को भड़की थी। कब भड़की थी? तो 10 मई को। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 52 नंबर कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या डी हो जाएगा? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न कर रहा है 53 नंबर कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की गई है? हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा नेपाल में। कब किया गया था? 2008 में। उस समय का दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए दोस्तों आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। कितना? 30 वर्ष। वही लोकसभा की बात करें, किसकी? लोकसभा की। लोकसभा के तो न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न करा 55 नंबर कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। वर्ष 2010 में। उस समय का दोस्तों एक करंट का क्वेश्चन है। उस समय का किसका क्वेश्चन है? करंट का। 55 नंबर क्या कर रहा है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर प्रश्न का डी हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न कर रहा है 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ है? तो 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 3 में। ये भी दोस्तों उस समय का करंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कर रहा है 57 नंबर
श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दूध उत्पादन से हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सभी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 59 नंबर कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है दोस्तों? तो दिलीप सिंह राणा। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, दिलीप सिंह राणा। अगला प्रश्न 60 नंबर की पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? किस वादन से रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा सितार से। किस ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सितार से। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे लोक नायक कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न कर रहा है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? 62 नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? 62 नंबर प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 63 नंबर की एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो वो मैत्री एक्सप्रेस। कौन हो जाएगा दोस्तों? मैत्री एक्सप्रेस। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तब संसद हटा सकता है, संसद। इसके तहत आर्टिकल आर्टिकल 71, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगा करके दोस्तों, तो महाभियोग, महाभियोग लगा करके। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है आपसे 65 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा? 65 नंबर कि भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश स्थापित हुई? किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई थी? तो भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश के साथ स्थापित हुई थी? तो वो आपका हो जाएगा पुर्तगाल। किसके साथ दोस्तों? तो पुर्तगाल के साथ। पुर्तगाल ने दोस्तों 1503 में, उन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ दोस्तों? कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है आपसे 66 नंबर कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का संबंध से किस खेल से हो जाएगा? तो वेलिंगटन कप का संबंध से किस खेल से हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉकी से। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर के पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? याद रखिएगा चंद्रमा है। कौन है? ऑप्शन संख्या डी, चंद्रमा। अगला प्रश्न है 68 नंबर कि जातक पवित्र ग्रंथ है किसका दोस्तों? तो जातक बौद्धों का। किसका दोस्तों? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वेद नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो याद रखिएगा दोस्तों लाल सागर से। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? भूमध्य स्वेद नहर का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1869 में। कब हुआ था दोस्तों? 1869 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण दोस्तों, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखिएगा इसका राष्ट्रीयकरण तो 1956 में किया गया था, 1956 में। और यह है कहाँ? तो मिस्र में। कहाँ है दोस्तों? तो मिस्र में। इसको भी याद रखिएगा। जब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 70 नंबर कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? ये अपने प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? ये दिया था आपका सारनाथ में। कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और दोस्तों बौद्ध धर्म में धर्मोपदेश का मतलब होता है दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या होता है दोस्तों? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन होता है। धर्म चक्र प्रवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। और भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर का है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से। किस ऑप्शन संख्या सी, जम्मू एंड कश्मीर से। अगला प्रश्न कह रहा है कि रजनम्मा फारसी में अनुवाद है किनका? तो महाभारत का। ऑप्शन संख्या सी, महाभारत का। अगला प्रश्न कह रहा है 73 नंबर कि वह मुगल सम्राट जिसकी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। कब कब हुआ था? कब कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा पहली बार इसके जो अभिषेक हुआ था औरंगजेब का, वो हुआ था दोस्तों 1658 में। और दूसरी बार कब हुआ था? तो 1659 में। पहला कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पहला हुआ था आपका आगरा के, आगरा विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? देवराय। और दूसरा कहाँ हुआ था दोस्तों? तो देवराई में हुआ था। देवराई में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया था? 1632 में। किसने प्रदान किया था दोस्तों? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया था जिसके मुताबिक 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। इसका सही उत्तर समझिए क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है 75 नंबर कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब? तो 1510 में अधिकार किया था। तो बी हो जाएगा 1510 में। और गोवा पर अधिकार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किसको? अल्फांसो डी
गोवा पर विजय का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 76 नंबर की रेशम किससे उत्पन्न होता था? रेशम दोस्तों किससे उत्पन्न होता था? रेशमी कीट के प्यूपा से। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 77 नंबर कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है? काम करने के ऑप्शन संख्या ए कर रहा है कि काम करने में अनुकूल हैंडसेट, ऑप्शन संख्या बी कर रहा है सेवा प्रदाता नेटवर्क, ऑप्शन संख्या सी कर रहा है सिम कार्ड, या ऑप्शन संख्या डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 78 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटर में उपलब्ध नहीं है? तो वो इसका सही उत्तर संख्या सी हो जाएगा, इंटर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 79 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो डब्ल्यू बिल्कुल है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म। उसके बाद में ऑप्शन संख्या बी करा HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी है दोस्तों। उसके बाद करा ईमेल, ये भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? यानी कि किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी, ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर कह रहा है कि तने के कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे उगाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा गन्ना के उगाने के लिए। किसको? ऑप्शन संख्या डी, गन्ना के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 82 नंबर, एड्स AIDS का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो याद रखिए दोस्तों लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न करा 84 नंबर के संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो संतरे किसके प्रबल स्रोत है दोस्तों? याद रखिएगा संतरे जो है आपके विटामिन के प्रबल स्रोत है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 85 नंबर के इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू, मलेरिया, फाइलोडेसिया और घेंगा। तो दोस्तों ये घेंगा ग्वाइटर रोग से होता है ना कि मच्छर के काटने से। जबकि डेंगू, मलेरिया और फाइलेरिया तीनों दोस्तों किस होता है? मच्छर के काटने से होता है। तो इसका सही तरफ समझ क्या हो जाएगा? इसलिए इसका सही तरफ समझ क्या डी हो जाएगा, घेंगा रोग। अगला प्रश्न 86 नंबर आपसे पूछ रहा है 86 नंबर कि पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत होता है? पालक के पत्ते में किसके? तो आयरन के प्रबल स्रोत होता है। प्रश्न क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का कारण क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा दंत क्षय का कारण क्या है दोस्तों? तो वो हो जाएगा बैक्टीरिया जनित संक्रमण। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला प्रश्न 88 नंबर का है कि एंटीटॉक्सिन, क्या दोस्तों एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों टीटनस के। क्या किसकी? टीटनस के। इसका सही उत्तर संख्या ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। क्या दोस्तों? भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 90 नंबर कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो इसका सही उत्तर क्या बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 91 नंबर आपसे कह रहा है कि भाप के इंजन, क्या कहा दोस्तों? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए दोस्तों भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 1769 में जेम्स वाट ने किया था। कब किया था? तो 1769 में जेम्स वाट ने किया था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ होता है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है दोस्तों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न आपसे पूछता है 93 नंबर कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग दोस्तों क्या रहता था? अपरिवर्तित रहता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 94 नंबर का है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? CO2। क्या हो जाएगा? CO2 ऑप्शन संख्या ये कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 95 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा सौर लालटेन में होता है। किसमें होता है दोस्तों? सौर लालटेन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न 96 नंबर का रहा है निम्न यंत्र से विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन होता है, उत्पन्न नहीं मापन होता है। निम्न यंत्र तक किससे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीटर से। किससे हो जाएगा दोस्तों? अमीटर से। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सही उत्तर क्या डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 98 नंबर कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर कितनी परत चढ़ी होती है? तो याद रखिएगा जिंक यानी कि दस्तक। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है दोस्तों? तो हीरा है। क्या है? हीरा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है 100 नंबर कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य रूप है? तो वाशिंग सोडा किसका सामान्य रूप है दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट का। किसका हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का। तो इसको भी याद